बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैंने कल एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने मशरक़ी पाकिस्तान साहब का और मौजूदा बांग्लादेश की सूरत हाल बयान की थी, और मैंने उसके अंदर सिर्फ वो फैज़ साहब की नज़म का हवाला ही दिया था और तुराबी साहब की गज़ल का हवाला दिया था। लेकिन आज वहाँ से एक और अच्छी खबर आई है, और शाहिदुर्रहमान साहब जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शाहिदुर्रहमान साहब, ये मेरा ख्याल है पॉलिटिकल साइंस के हैं और ये ढाका यूनिवर्सिटी से मुंसलिक हैं। ढाका यूनिवर्सिटी की अहमियत जो है वो इसलिए भी ज़्यादा हो जाती है कि ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर बंगला बदू यानी कि बंगला नेशनलिज्म जो था, बंगाली नेशनलिज्म का जो था, उसका मरकज़ ढाका यूनिवर्सिटी जो है वो बहुत सारे उन तलबा के खून की अमीन है। इसके ग्राउंड के अंदर उनको लिटा के बाकायदा ज़िबा किया गया था, उनके जिस्म के टुकड़े किए गए थे, उनकी गर्दनें काटी गई थी, जो पाकिस्तान जिंदाबाद कहते थे उस वक्त ना, और कहते थे कि हमने बांग्लादेश नहीं बनाना। उनको सबसे ज़्यादा ढाका के अंदर अगर और मीडिया के सामने, कैमरों के सामने तस्वीरें खींची गई थी गर्दनें काटते हुए जिन लोगों की तलवारों से, वो सबसे ज़्यादा शहीद जो हुए थे वो ढाका यूनिवर्सिटी में। अब वहाँ से अगर आवाज़ उभरी है और मेरा मतलब है, तो इसका मतलब है कि उन शहीदों का लहू जो है वो बोला है। मैं तो इसको ऐसे देखता हूँ, ठीक है। और ये आवाज़ जो है ये भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना एक फितरी अलीफ कहने की है। और ये बात तो आपके समातों से ये खबर तो टकरा रही होगी कि बांग्लादेश की एयरफोर्स ने पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मुश्तरका हवाई जंगी मशकें करने का ऐलान कर दिया है, जो कुछ दिनों के अंदर होंगी। और यूँ पाकिस्तान के JF थंडर जो हैं वो अपना धारते हुए जो है वो खलीज बंगाल से ऊपर से गुजर के ढाका और सलेट में लैंड करेंगे, और फिर उनके पास जो भी तैयारे हैं, मेरा ख्याल उनके पास ताज़ा तरीन जो है वो MiG-21 है, वही अभी अंदर आ गए आओ MiG-21 है, और वो नए तैयारे खरीदने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा ख्याल J-10C जो कि हमने खरीदा है वो भी लेने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारे JF थंडर पर भी उनकी नज़र है। J-10C उनकी ख्याल में महंगा है, और जो पर्पज़ वो हासिल करना चाह रहे हैं, देखिए उन्हें अपना डिफेंस 3 तरफ से तो उनको इंडिया ने घेरा हुआ है और एक तरफ समंदर है, तो उनका अगर मुकाबला या कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो वो भारत के साथ होगा। भारत की एयरफोर्स का शाफी इलाज जो है वो JF थंडर है ना। JF थंडर है, अभिनंदन को है वो JF थंडर है, ठीक है ना। अगर JF थंडर ही ड्रामा से बहु दौड़ की ला है तो JF थंडर है। तो JF थंडर जो है JF-17 थंडर जो है, जो पाकिस्तान बनाता है चीन के ताउन से, वो बांग्लादेश की पहली प्रायोरिटी और सस्ती तरीन प्रायोरिटी हो सकता है। तो इसलिए जो है वो शायद के दौरान इन मशकों के दौरान ये भी देखना चाहें कि JF थंडर की कैपेसिटी क्या है, और MiG-21 के साथ जब उनके पायलट करेंगे। और फिर इस इलाके के अंदर म्यांमार ने यानी कि बर्मा ने जो तैयारे खरीदे हैं वो भी उन्होंने JF-17 थंडर खरीदा है, मेरा ख्याल हाँ खरीदा है। तो यानी कि इंडियन एयरफोर्स का शाफी मुसज्जा और मुकफ़ा जो इलाज है वो JF थंडर इंडियन एयरफोर्स के मुकाबले के अंदर। तो खित्ते की दीगर फोर्सेज जो है, मतलब कि श्रीलंका भी हमारे JF थंडर के ऊपर नजर रख के बैठा हुआ है, और बांग्लादेश को भी हम दिखाने जा रहे हैं इन हवाई मशकों जो मुश्तरका हवाई मशकें होंगी। इसके अंदर हम इसको ये बताएंगे कि देखें इसमें ये बटन होते हैं, ऐसे चलता है, ऐसे मिसाइल मारता है, और ऐसे अभिनंदन जमीन पर पड़ा होता है, ये हम उनको बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो एक तो ये खबर होगी। लेकिन शायद रहमान साहब चूंकि प्रोफेसर है और ढाका यूनिवर्सिटी के अंदर से जो है वो एक जो आवाज़ उठती है वो उनकी कौमी पॉलिसी का हिस्सा बनती है, तो शायद रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तान एक फितरी हलीफ हो सकता है, हमें पाकिस्तान के साथ एटमी जो सलाहियत है उसके हवाले से, उसको इम्प्रूव करने के हवाले से मुज़ाकरात करने चाहिए। वो पाकिस्तान का बेहतरीन हलीफ हो सकता है खित्ते के अंदर, और हमेशा था। और पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज भी हमसे मोहब्बत करते हैं, और भी बहुत सारी उन्होंने बातें ऐसी कही कि जैसे कोई नाराज भाई हो तो वो ये तो कहता है ना कि यार अपना मारेगा तो छाँव में तो फेंकेगा ना, धूप में तो नहीं ना फेंकेगा, ठीक है ना। तो इस तरह की कोई बातें की हैं उन्होंने, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, बहुत मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर, मुख्तलिफ लोगों के व्लॉग्स के अंदर आप देख चुके हैं। तो जो ये एकदम आपको जो है वो वहाँ पे एक प्रो पाकिस्तानियत उभरती हुई नज़र आ रही है। मुझे याद है डॉक्टर खालिदा ज़िया साहिबा जो हैं वो बांग्लादेश की वज़ीर आज़म थी, तो वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई, तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त वज़ीर आज़म थे, ये दूसरी दफ़ा जब वो बने, तो उन्होंने उनको स्टेट गेस्ट के तौर पर पूरे पाकिस्तान का दौरा करवाया। और स्टेट गेस्ट अगर पाकिस्तान में आए तो इस्लामाबाद में दौरा करने के बाद वो लाहौर में भी आया करता है, और फिर लाहौर के शहरियों की जानब से उनको, पुराने ज़माने में तो शालामार बाग में होता था, या ये जो जनाब बाग है वहाँ पे हुआ करता था, एक वो बनाया हुआ जहाँ पे वो सरबराहान मुमलकत को इशाया दिया जाता था। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब ने भी उनको ख़ास तौर पे लाहौर में इशाया दिया था, और बांग्लादेश की हुकूमत के लिए कुछ उस वक्त हमारे पास बहुत सारे पैसे होते थे, हालांकि हम पे एटमी बनियाँ लगती थी, लगने वाली थी एटमी तबाह करने के बाद, लेकिन हमने बांग्लादेश को कैश वैश भी दिया था मुख्तलिफ हवाले से। उसी ज़माने में पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का जो असला था वो भी बांग्लादेश की फौज को, ये मल्टी बैरल रॉकेट जो होते हैं वो हमने दिए थे या बेचे थे, जो कुछ भी था। तो तलकात की जो 71 की तलखियाँ थी वो ख़त्म हो रही थी, वो बेहतरी की तरफ आ रहे थे, लेकिन दरमियान में ये चुड़ैल आ गई हसीना। तो इस चुड़ैल हसीना ने इस दौरान पाकिस्तान और बांग्लादेश के जो मुश्तरका मुफादात के जितने भी सिंबल हो सकते हैं, जितनी भी निशानियाँ हो सकती हैं, उनको क्रश किया। ना सिर्फ क्रश किया बल्कि ओवर क्रश किया, ना सिर्फ ओवर क्रश किया बल्कि वो एक स्विंग करके खौफनाक तरीके से सारा सिस्टम उन्होंने अमेरिकन के हवाले कर दिया। बैन ही जिस तरह इमरान अहमद खान न्याजी ने पाकिस्तान का जो डाटा है और डाटा बैंक जो है, ये डाटा का सिस्टम जो है, वो एक ऐसी कंपनी को दिया जो कि कनाडा में बैठे
इंडियंस ने इसराइल के अंदर बनाई हुई थी और वो कनाडा से बैठ के लेन देन कर रहे होते थे। इंडिया से वो कंपनी रिमोटली ऑपरेट हो रही होती थी इसराइल के अंदर। उसको पाकिस्तान के डाटे की रसाई दी गई, नादरा के डाटे तक रसाई दे दी गई। वो डाटा वहाँ से चोरी हुआ। तारीख के अंदर नादरा का सिस्टम बंद हो ही नहीं सकता, इतना वो सिक्योर सिस्टम है। वो बंद हुआ 2 दफ़ा। तारक फतेह मलिक साहब उस वक्त नादरा के 2 दफ़ा जब सिस्टम बंद हुआ वो सरबराह थे और उन्होंने उस सिस्टम को के अंदर से डाटा उठवाया। और मुझे ये डाटे के दुनिया के जो गुरु हैं उनमें से एक ने बताया कि आपका डाटा कंप्रोमाइज़ हो गया है। अब ये इस डाटे को इस्तेमाल करके लोगों की अजहान साजी करेंगे और प्रोपेगेंडा करेंगे। और फिर उन्होंने किया, मतलब उन्होंने एक आम बंदे को, अच्छे भले उम्र रसीदा या शरीफ आदमी को बाकायदा बंदर की तरह खू करने के ऊपर मजबूर कर दिया। वो जिस तरह बंदर आपको बंदर बकिया देता है ना, वो इस तरह ये लोग किसी महफिल के अंदर, मस्जिद के अंदर दरस कुरान के बाद अगर कभी आपका इनके साथ इंटरेक्शन हो जाए तो वो बंदरों की तरह पंजों पर चलना शुरू कर देते हैं। ये खास तौर पर जो मौलवी उत्तर बने हैं ना किसी भी फिरके के, वो बहुत खौफनाक, ठीक है ना। तो बाकायदा आपको के कत्ल के फतवे जारी करते हैं, आपको बदवाएं देना शुरू कर देते हैं, आपके बच्चों के मरने की बातें बदवाएं देना शुरू कर देते हैं। इतने भी ये खौफनाक उत्तर बन चुके हैं। ये जो ज़हनी तौर पे मजबूर पैदा किए, ये जो दिमागी तौर के ऊपर कंप्रोमाइज्ड लोग पैदा किए हैं, ये उस डाटे के जरिए प्रोसेस करके आपके इनके अज़हान को तैयार किया गया है। खैर इस बात को तो छोड़िए, लेकिन बांग्लादेश के अंदर जो है वो सुनहरे सूरज की जो सरजमीन है वहाँ से पाकिस्तान के लिए ठंडी हवाएं चलना शुरू हो गई। और ये बात मैं आपको बहुत अर्सा पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की 60 सदी ख़त्म हो गई है और 2040 तक पाकिस्तान का अच्छा वक्त है। ये वो हमारे जो दोस्त हैं ना, वो जो हाथ देखने वाले हैं, उन्होंने बताया था, उन्होंने पूरी कैलकुलेशन करके कहा था कि अप्रैल 2022 में पाकिस्तान का बुरा वक्त ख़त्म हो गया था। तो मैंने कहा इसका मतलब है कि ये इसका देहांत जो है या इसकी रुखसती जो है या इसका जो मौत पड़ी है, ये जो इक़्तिदार से निकाला गया, ये इसलिए निकाला गया कि पाकिस्तान का अच्छा वक्त शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा हाँ ना, और क्यों निकाला गया उसको, इसके होते हुए पाकिस्तान का अच्छा वक्त आ सकता था। तो बहरहाल जी जो है वो बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के साथ एक जो हॉस्टिलिटी की जो फ़ज़ा कायम करके रखी हुई थी मसनूई तौर पे, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच रही। और ठीक है, अब उन्होंने एक अलग वतन बना लिया है जो कि अंडू तो नहीं हो सकता, रिवर्स तो नहीं हो सकता, लेकिन हम अच्छे बिछड़े हुए भाई के तौर पर तो एक दूसरे से मिल सकते हैं। इसमें क्या रह जाए, बंदूकें तो नहीं निकाल के रखनी हमने एक दूसरे के लिए। जाते जाते मैं आपको बात बताता चलूँ कि वहाँ पे एक एयरलाइन है जो कि US बंगला एयरलाइंस के नाम से मशहूर है और ज़्यादातर सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइंस है। और उसने पाकिस्तान की एम्बेसी का आज के दिन ही दौरा किया है और ढाका से बराह रास्त कराची की नॉन स्टॉप फ्लाइट के लिए उन्होंने मुज़ाकरात किए हैं। तो चीज़ें आप आगे की तरफ बढ़ रही।